हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, और ये आज में हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। इजी चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पास। देखो, चैप्टर का नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पे कैपेसिटी से क्या कहना चाहता है? कैपेसिटी से कहना चाहता है बुक कि इसका मतलब होता है बेसिकली कैपेबिलिटी। ठीक है, तो कौन कौन से लोग कैपेबल हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर तुम्हारी भाषा में बोलूं, किस किस की औकात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ठीक है, अब औकात से तुम क्या समझते हो? किसके पास रोकड़ा है, किसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तुम्हारे को ये लग रहा है, तो यहाँ पे वो नहीं है इसका मतलब। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यहाँ पे जो कैपेबिलिटी है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो कैपेबल पार्टीज वो हैं जो ये तीनों कंडीशन पूरी करें। जो भी इंसान ये तीन कंडीशन पूरी करता है, तीनों, वो क्या बनेगा? कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात, पर्सन शुड बी अ मेजर। सर आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी? नहीं, पर्सन शुड बी अ मेजर का मतलब क्या है? पर्सन शुड बी 18 ईयर्स और अबव। ठीक, अगर बंदा 18 साल से कम की उम्र का है तो वो कैपेबल नहीं टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। 18 साल का है और तब एंटर कर रहा है तो वैलिड है। सर व्हाट इफ एक बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट किया जब वो 17 साल 9 महीने का था या 17 साल 11 महीने का था और बस 1 महीने बाद ही 18 का हो जाएगा, क्या वो वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा। सर क्या वो जो 17 साल 11 महीने की उम्र में कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा था, क्या वो कंटिन्यू हो सकता है और 18 में जब 18 साल का हो जाएगा उसके बाद उसको कह दे कि अब चला ले पुराने वाला? नहीं। अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की कोशिश करी जब आप 18 से कम के थे तो वो पहले ही मिनट से अग्रीमेंट वॉइड है, अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और ये भी नहीं कर सकते कि बैक डेट में जाके उसको रेक्टिफाई कर लो या रैटिफाई कर लो। उस बच्चे को वो जब 18 का हो जाएगा नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा, पुराना वाला रैटिफाई नहीं कर सकता। 2 वर्ड्स होते हैं, अकाउंट से पढ़ते हैं हम, एक रेक्टिफाई। रेक्टिफाई होता है गलती करिए, गलती को सुधारना। एक वर्ड होता है रैटिफाई। रैटिफाई मतलब एक काम पहले हो चुका है, आप बाद में उसको अप्रूव कर रहे हो, बाद में उसको चेंजेस कर रहे हो, उसके अंदर कुछ वो कर रहे हो, अप्रूवल वगैरह दे रहे हो, तो वो रैटिफाई होता है। ठीक है, रैटिफाई। तो उसको रैटिफाई भी नहीं कर सकते 18 साल की उम्र होने के बाद भी। ठीक है, अच्छा, पहली चीज तो ये पर्सन शुड बी मेजर। एंड मैंने वर्ड देखो लिखा है एंड का मतलब क्या है? मेजर भी होना चाहिए, इसके अलावा जो अगली कंडीशन है वो भी होनी चाहिए। लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ना। एंड और लिखो अगर और, इनमें कोई फर्क होता है या सेम होते हैं? फर्क होता है क्या? और मतलब कोई भी एक कंडीशन, एंड मतलब दोनों कंडीशन। ठीक है, तो ही शुड बी अ मेजर एंड ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। सर क्या दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए? नहीं। साउंड माइंड से क्या मतलब है? यहां पे जो इंसान है ही शुड बी केपेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट। उसको ये पता होना चाहिए, उसको समझ में होना चाहिए कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाला है उसमें उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको क्या काम करना पड़ेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या लाइबिलिटीज रहेंगी, और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, तो अगर एक आदमी पागल खाने में भर्ती है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। अगर एक आदमी शराब के नशे में है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। ध्यान रखना, साउंड माइंड से ये मतलब नहीं है कि हमें, अनसाउंड माइंड से मतलब ये नहीं कि सिर्फ पागल ही इसमें काम आएंगे, इसके अंदर कवर होंगे। यहाँ पे साउंड माइंड से मतलब है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो तब क्या आप होश में हो, तब क्या आप कॉन्ट्रैक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को चेक कर पा रहे हो। अगर एक आदमी शराब के नशे में है तो क्या उसका दिमाग ठीक होगा? नहीं, तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। ठीक है,
वहीं एक आदमी ऑल टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स पागल ही रहता है, जैसे पागल खाने में भर्ती है, तो वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा एक आदमी बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिटेड है और उसको एनेस्थीसिया का वो दे रखा है इंजेक्शन, क्या वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। एनेस्थीसिया मतलब वो जो बेहोशी का इंजेक्शन होता है ना, वो दे रखा है, तो बेहोशी में वो आदमी ठीक से समझ सकता है? नहीं, तो वो भी क्या है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। वैसे तो वो ठीक है, बट क्योंकि अभी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो वो उस वक्त अनसाउंड माइंड का हो चुका है। ठीक है, तो जरूरी नहीं यहां पे सिर्फ पागल ही कवर हूं। ठीक है, एंड फिर से एंड आया, यानी कि ये भी और तीसरी भी। एंड ही शुड नॉट बी disqualified by law. He should not be disqualified by law. ठीक है, लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो। हम आज पढ़ेंगे अपने पास कि कौन कौन से लोग हैं जिनको लॉ डिस्क्वालीफाई कर देता है। ठीक है, बट ज्यादातर क्या हम लोग डिस्क्वालीफाइड हैं? आंसर इज नो। ठीक है, कुछ स्पेशल लोग हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेता हूं, जो आदमी जेल में है, जो कॉन्विक्ट है, कॉन्विक्ट समझते हैं, जिसको दोषी पाया गया है किसी कोर्ट केस में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ये एक एग्जांपल है। अभी इसके अंदर बहुत सारे, एलियन एनिमी भी आएगा अभी इसके अंदर, फॉरेन सॉवरेन्स, फॉरेन एम्बेसडर्स भी आएगा इसके अंदर, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी आएगा, इंसॉल्वेंट आदमी भी आएगा अभी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये तीनों कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, यानी कि ये जो पर्सन्स हैं ये केपेबल हैं, तो पर्सन्स जो केपेबल नहीं है वो कौन से हुए? पहली चीज, एक बंदा जो माइनर है, या फिर यहां पे और चलेगा अनसर्ट। जब हम कर रहे हैं कि कौन केपेबल नहीं है, तो कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, केपेबल नहीं होगा, और केपेबल होने के लिए तीनों चीजें चाहिए। तो यहां पे एंड चलेगा, वहां पे और चलेगा। तो कौन? एक इंसान जो या तो माइनर है, या फिर अनसाउंड माइंड का है, या फिर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि हु आर केपेबल, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये, और कह दे हु आर नॉट केपेबल, तो इनका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आओ पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट मतलब क्षमता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। ठीक है, सेक्शन 11 lays down that every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. तो कह रहा है every person is competent who is the age of majority, majority मतलब 18 साल से, who is of sound mind, दूसरा हो गया, and is not disqualified by any law to which he is subject to. To which he is subject to मतलब क्या है? जिसके ऊपर, जो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, जो लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है उसमें वो डिस्क्वालीफाइड ना हो। जो लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी एज 18 साल की है, उसके अकॉर्डिंग वो मेजॉरिटी एज का हो, और तीसरा साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, तो इनकॉम्पिटेंट कौन हो गए? माइनर्स, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ठीक है, अब जनरल रूल तो ये है कि अगर आप 18 साल के हो गए हो तो आप मेजर कहलाए जाओगे, बट दो सिचुएशंस है जहां पे आप 18 साल की एज में मेजॉरिटी अचीव नहीं करते। दो चीजें हैं जहां पे आप 21 साल की एज में अपनी मेजॉरिटी अचीव करते हो। वो है पहला, अगर एक बच्चा है उसके पापा मम्मी नहीं रहे, अनाथ है वो, तो उसके केस में एक गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। गार्डियन समझते हो ना, जो उसकी देखभाल करने वाला है। तो उस सिचुएशन में जो गार्डियन है वो अपॉइंट किया जाएगा, वो बच्चा माना जाएगा कि वो मेजॉरिटी एज अचीव करेगा कब? जब वो 21 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक गार्डियन अपॉइंट किया है बाय कोर्ट फॉर द माइनर टू लुक आफ्टर हिज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? 21 साल की एज में बच्चा अचीव करेगा मेजॉरिटी, एंड या फिर अ कोर्ट ऑफ वार्ड्स हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द सुपरिटेंडेंस ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। अगर बच्चा अनाथ है
और बच्चे की प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स को अपॉइंट किया गया है। वार्ड्स होते हैं जो बच्चे होते हैं, और बच्चों के लिए जो कोर्ट होती है। अगर उस एक कोर्ट को अपॉइंट किया गया है कि वो बच्चे की प्रॉपर्टी की सुपरिटेंडेंस करेगा, सुपरिटेंडेंस मतलब देख रेख करेगा, तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, बच्चा कब एज अचीव कर रहा है मेजोरिटी की, 21 ईयर्स ऑफ एज पे। ठीक है, तो जनरल रूल इज 18, दो सिचुएशन में 21 साल में माना जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, माइनर के अग्रीमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं, लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट। अगर बच्चे ने अग्रीमेंट किया तो उसके रिगार्डिंग कानून क्या कहता है। तो सबसे पहले क्या है, एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ये जो वर्ड है वॉइड एब इनिशियो, ये वर्ड हमने पहले भी देख रखा है। इसका मतलब क्या है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, और वॉइड का मतलब होता है जो कर नहीं सकते। तो एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो अगर आप एक छोटे बच्चे से अग्रीमेंट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल चिराज है, अगर मान लो चिराज अभी 17 साल का है और मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इससे कह रहा हूं कि चिराग मैं तेरा मोबाइल लूंगा और बदले में तुझे 100 चॉकलेट्स दे दूंगा, मोबाइल लेके 100 चॉकलेट्स दे दूंगा। ठीक है, और ये लेके चला गया। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद ये घर चला गया, घर जाके इसने पापा को बताया कि पापा देखो मेरे पास 100 चॉकलेट्स आ गई। पापा कहते कहाँ से लाया 100 चॉकलेट्स के पैसे, वो मैंने अपना मोबाइल दे दिया या आपका मोबाइल दे दिया। ठीक है, तो जो ये मीठा खा रहा था अभी मीठा खा पाएगा, गाल पे आएगा जोर की, हैं सारे चॉकलेट यहीं बेस्टोरेंट में मिलेंगे हमारे। ठीक, तो क्या हुआ, ये घर गया, चॉकलेट जैसी बताई पापा को, पापा ने क्या कहा, ये क्या करके आ गया तू, हैं। तो फिर क्या करेगा, ये वापस आएगा और मुझसे कहेगा कि सर मेरा मोबाइल वापस दे दो, और मुझे पापा डांट रहे हैं, मैं दूंगा नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि इसने 100 चॉकलेट्स ली तो है मेरे से, मैं कह रहा हूँ ली तो थी 100 चॉकलेट्स, क्या हुआ, कहता सर वो तो खा ली, उसके बाद गाल पे भी खा लिया, और अब आके आपके सामने खड़ा हूं मैं, तो बताओ क्या मुझे उसको मोबाइल देना पड़ेगा, जी हाँ मुझे उसको मोबाइल देना पड़ेगा। अब इसने 100 की 100 चॉकलेट्स खा भी ली, देख रहे हो, चॉकलेट्स भी खा ली और पैसे भी, फोन भी वापस लेना गया, क्या मैं इससे 100 चॉकलेट्स का पैसा ले सकता हूं, नहीं। इसके पापा से ले सकता हूं क्या, सोचो, इसके पापा से ले सकता हूं, नहीं। ना मैं चिराग से ले सकता हूं, ना मैं चिराग के पापा से ले सकता हूं। क्या मैं चिराग की प्रॉपर्टी से ले सकता हूं, नहीं, मैं चिराग की प्रॉपर्टी से भी ले सकता। क्या मैं चिराग को सड़क पे लगा दूं, दिहाड़ी पे, कंस्ट्रक्शन की वर्क चल रही है जहां पे, वहां पे कहूं खड़ा हो जा, लेबर का काम कर, पैसे कमा और 100 चॉकलेट्स का पैसा लेके आ वापस, कर सकता हूं, नहीं। यानी कि एक माइनर की कभी भी आप लायबिलिटी अराइज नहीं करवा सकते, पर्सनल लायबिलिटी कभी भी बच्चे की नहीं ला सकते, और आप उसको किसी ये नहीं कर सकते कि आप उससे कहो कि जाके लेबर मजदूरी का काम कर तो ताकि तू पैसे कमा के मेरे वापस कर। तो क्योंकि मेरे को पता था मैं जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं वो माइनर है, फिर भी मैंने किया, तो मुझे वापस नहीं मिलेगा जो सामान मैंने दिया था। याद रखो, मैंने ये चीज चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस करती, जिन लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा हुआ है रिवाइज कर लेना जाके एक बार। चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि अगर आप एक अग्रीमेंट कर रहे हो जो कि वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आपको पता है कि जो आप अग्रीमेंट कर रहे हो वॉइड है, फिर भी आप कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपने कुछ दिया है तो आपको वापस नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं नो रेस्टिट्यूशन इज अलाउड। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, गिविंग बैक, तो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने जो इसको चॉकलेट्स दी ये खा गया, खत्म, मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे, मुझे मोबाइल वापस देना पड़ेगा। सर हमारे दिमाग में अलग अलग सिचुएशन बन रही है, बताओ ना क्या कर सकते हैं उनका। अगर मान लो सर चिराग ने 100 चॉकलेट्स में से 20 खा ली थी, 80 अभी इसके पास बची थी, मुंह पे लग रही थी चॉकलेट्स, बट अभी 20 निपटा चुका है वो, 80 उसके पास बची हैं, क्या ये आप 80 वापस ले सकते हो? यस, वो 80 मैं उससे वापस ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्या उसकी पर्सनल लायबिलिटी अब अराइज हो रही है कोई, क्या इसको अपनी जेब से देनी पड़ रही है कमा के, क्या इसके पैसे लगे उन 80 चॉकलेट्स के ऊपर?
नहीं। तो जो 80 चॉकलेट्स के पास बच रही हैं ये मुझे वापस दे सकता है, नहीं मना कर सकता। पर्सनल लायबिलिटी उसकी बनती है यहाँ पे, मतलब पर्सनल लायबिलिटी यहाँ पे नहीं बनती, बट उसके पास जो बच रहा है वो उसको से आप ले सकते हो। सर वहाँ पर तो क्या नाम है मना कर सकते हैं ना? कहाँ पे? पहले वाले चैप्टर में। कौन से पहले चैप्टर सर, जो में? आपने ड्रग्स वाला केस समझाया था। तो वो अलग चीज है, ये ट्रस्ट कहाँ से आ गया इसमें? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर वहाँ मना कर सकते हैं, यहाँ नहीं मना कर सकते, ये बोल रहा हूँ सर। वो अलग अलग सिचुएशंस हैं जहां जहां पे भी केसेस केस स्टडी के बेस पे है। तू जो कह रहा है वो पिछड़ा अलग केस है। हाँ, कोई डाउट? ठीक है, तो जो चॉकलेट्स उसके पास बच गई हैं वो चॉकलेट्स मुझे वापस दे सकता है, देनी पड़ेंगी। बाकी की जो 20 खा चुका है, क्या उसके पैसे ले सकता हूं? नहीं। उसके पापा से? नहीं। उसकी खुद की प्रॉपर्टी से? नहीं। क्या उसको लेबर लगा दूं, मजदूरी सड़क पे लगा दूं? नहीं। ठीक है, तो जो उसके पास बच गई है वो मैं ले सकता हूं। अच्छा सर, व्हाट इफ आपको पता ही नहीं था? आ गया दिमाग में? अलग अलग सवाल आते हैं। सर आपको पता ही नहीं था कि ये वो है, तो भाई जिसके साथ मैं डील कर रहा हूं तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। कानून कहता है कि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। सर व्हाट इफ चिराग ने धोखा दिया आपको, चिराग ने प्रिटेंड किया कि मैं मेजर हूं, ठीक है, तो क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में देखो यहां पे क्या है, चिराग ने मुझे धोखा दिया, मुझे दिखाया कि मैं 18 साल की उम्र का हूं। चिराग की लंबी लंबी दाढ़ी आ गई है, ठीक है, चिराग के अट्ठा कट्टा हो गया है, जिम मोटी हट्टी कट्टी बॉडी बना ली है, देखने से पहचान में नहीं आ रहा, ठीक है। इससे मैंने कहा आधार कार्ड दिखा, आधार कार्ड लेके नहीं घूम रही है अपना, ठीक है। तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा और इसने बहुत अच्छी तरीके से छुपाया अपनी एज को। है कितने साल का? 17। प्रिटेंड किया कितने का है? 18 या 18 से ऊपर का। अब इस सिचुएशन में इसने मेरे साथ क्या किया? गलत किया। मैंने कोशिश करी पता करने की एज, बट मैं नहीं पता कर पाया। अब क्या होगा सर? तो अब यहां पे जब ये मेरे पास फोन वापस लेके आएगा तो मैं इससे जितनी चॉकलेट्स इसने खा ली हैं उनका भी पैसा ले सकता हूं और जो चॉकलेट्स बच गई हैं वो भी वापस ले सकता हूं। तो अगर इसने 80 छोड़ दी थी, 80 नहीं खाई थी, वो तो वापस ले ही सकता हूं। जो 20 चॉकलेटें खा चुका था तो मैं उससे वो वापस ले सकता हूं। तो मतलब सर अब चिराग को सड़क पर बैठना पड़ेगा? नहीं, चिराग को सड़क पर नहीं बैठना पड़ेगा, ना ही इसको किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ईंटें उठा के घूमना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। चिराग वो जो 20 चॉकलेट का पैसा है वो कहां से देगा? अपनी प्रॉपर्टी से देगा। तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी इसके नाम पे होगी उससे देगा। सर चिराग के पास क्या है? 2 जोड़ी कपड़े, एक जूते और एक चश्मा, बस। अगर उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तब तो नहीं ले सकता, बट अगर उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से निकाल सकता हूं। सर उसकी प्रॉपर्टी पे क्यों हाथ डाल रहे हो? उसके माँ बाप से ले लो ना, पापा मम्मी से ले लो। तो लॉ मना करता है कि आप बच्चे के एक्ट के लिए उसके माँ बाप को लायबल नहीं कर सकते। बच्चे के एक्ट के लिए उसके माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो अगर बच्चे ने किसी का मर्डर किया तो जेल कौन जाएगा? माँ बाप। तो ये नहीं कर सकते ना, इसलिए बच्चे के एक्ट के लिए लायबल बच्चा ही हो सकता है, वो भी तब जब बच्चे ने खुद झूठ बोला है। तो इस सिचुएशन में लॉ ये कहता है, जहां पे इसको देना पड़ सकता है कि अगर ये चिराग अगर ये कह रहा है कि सर मुझे जस्टिस चाहिए, कोर्ट से जाके जस्टिस मांग रहा है कि मैं तो माइनर हूं, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाय 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 कर रहा है वो, तो फिर इस सिचुएशन में वन हू सीक्स जस्टिस मस्ट ऑल्सो डू जस्टिस, है ना। वन हु सीक्स इक्विटी, इक्विटी मतलब बराबर का जो हक मांग रहा है तो उसको खुद भी इक्विटी करनी पड़ेगी। तो जब यहां पे खुद उसने झूठ बोला था तो इस सिचुएशन में फिर इसको भी, अगर इसने गलत किया है तो इसको, अगर ये सही की डिमांड कर रहा है तो इसको भी सही करना पड़ेगा, यानी कि इसको भी फिर 20 चॉकलेट जो उसने खा लिए उनका पैसा देना पड़ेगा। कहां से? अपनी प्रॉपर्टी से देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अगर आपने बचत को भी एग्रीमेंट किया है तो वो वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इट इज वॉइड एंड इनऑपरेटिव। इसमें केस स्टडी हुआ था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इन दिस केस धर्मोदास घोष, अ माइनर, मॉर्टगेज हिज हाउस इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट Mohri Bibi to secure a loan of rupees 20,000. A part of this amount was actually advanced to him. Subsequently, Dharmodas Ghosh approached the court for cancellation of the mortgage since he was a minor. It was held by the Privy Council that the agreement with the minor is absolutely void and the money lender is not entitled even to repayment of the money lent because he had given the loan with full knowledge of the minority of the borrower.
ठीक है। नेक्स्ट, नो रेस्टिट्यूशन डिस्कस कर लिया मैंने। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? गिविंग बैक। तो अगर इसे 100 की 100 चॉकलेट्स भी खा ली तो क्या मुझे वापस मिलेंगी? नहीं। 20 चॉकलेट खा ली, 80 छोड़ दी तो क्या मिल जाएगा? 20 वाला मिल जाएगा, 80 वाली मिल जाएगी। 80 बची हैं तो 80 चॉकलेट मुझे वापस मिल जाएंगे, जो 20 वो खा गया वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम बच्चे की कभी भी पर्सनल लायबिलिटी अराइज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा था, डिस्कस किया था कि अगर चिराग ने मेरे साथ धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है, तो क्या फिर इस सिचुएशन में से 20 चॉकलेट के पैसे ले सकता हूं जो ये खा चुका? तो देखो ये सारी चीजें वही जो मैंने वहां पे पढ़ ली है, बार बार रीड नहीं कर रहा मैं। वेयर माइनर इज द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब होता है जिसने केस किया है, और जिस पे केस किया है वो होता है डिफेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चिराग पे केस किया तो मुझे बोलेंगे प्लेंटिफ, और चिराग अपने आप को डिफेंड कर रहा है मेरे से, तो उसको क्या बोलेंगे? डिफेंडेंट। ठीक है। तो क्या लिख रहा है? वेयर माइनर इज द प्लेंटिफ, मतलब माइनर ने केस किया है and has requested the court to cancel his agreement and get his money or property restored from the other party, the court will demand from the minor either the restoration back of what he himself obtained from the other party, or if that was not possible, to compensate him suitably. This is based on the view one who seeks equity must do equity himself too. ठीक है। तो कहां से देना पड़ेगा? बच्चे को देना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी से। बट अगर मैंने, जो दूसरी पार्टी है, वो बच्चे की तरफ अनस्क्रूपलस रहा, सर ये कौन सा वर्ड आ गया? अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस का मतलब होता है अगर जो दूसरी पार्टी है, जो मेजर है, उसने अगर बच्चे के साथ जो अग्रीमेंट किया है वो अनफेयर है। अनस्क्रूपलस, अगर आपने कोई एक्ट किया है, जो दूसरी पार्टी अगर अनफेयर है टुवर्ड्स द माइनर, ठीक है, या फिर मुझे पता था ये माइनर है, मैं इसको बस मान के चल रहा था कि मेजर ये मेरे सामने बिहेव करता कि मैं 18 साल से ऊपर का हूं, मुझे पता है ये माइनर झूठ बोल रहा है, मैंने इन्फ्लुएंस नहीं हुआ इसके इन्फ्लुएंस करने से। ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर ये 20 चॉकलेट खा भी गया तो फिर मैं वापस नहीं ले सकता, भले ही मुझे पता चल रहा है मेरे को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है पर मैं इसके धोखे में आ नहीं रहा। ठीक है, या मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है और मैं आ भी गया इसके धोखे में, बट मैं फिर भी जो इसके साथ अग्रीमेंट कर रहा हूं वो अनफेयर है, गलत है इसके साथ। मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने इसके ऊपर रखी हैं, या जो अग्रीमेंट के अंदर जो मैं दे रहा हूं और जो ले रहा हूं वो अनफेयर है, तो इस सिचुएशन में मुझे वापस कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो क्या लिख रहा है? वेदी अदर पार्टी हिमसेल्फ इज अनस्क्रूपलस टुवर्ड्स द माइनर और इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड by the false representation by the minor, or the court has no reason to believe that restitution is necessary, minor may not be asked to restore back anything. ठीक है। अगर ये कोशिश करता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की, मैं बेवकूफ नहीं बना, मैं बिहेव कर रहा हूं कि हाँ हाँ तूने मुझे बेवकूफ बना लिया। कई बार होता है ना, छोटा बच्चा आपको बनाने की कोशिश कर रहा है बेवकूफ, आप बनते नहीं, आपको पता है बच्चा झूठ बोल रहा है या बच्चा घुमा फिरा के बातें कर रहा है, तो मुझे दिख रहा है शक्ल से दाढ़ी आ गई है, मोटा हो गया है, हट्टा कट्टा सा हो गया, जिम विम डोले वोले बना लिए, बट मुझे पता है इसकी एज कितनी है, ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। तो फिर मैं क्या हुआ? इन्फ्लुएंस हुआ इसकी बातों से, इसके झूठ से इन्फ्लुएंस नहीं हो ना। तो क्या कह रहा है? अ पर्सन हु इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय द माइनर, इसके झूठ से मैं इंप्रेस नहीं हुआ, इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, या फिर मैं खुद इसकी तरफ अनफेयर हूं। सोचो, मैं से एक फोन ले रहा हूं और बदले में 100 चॉकलेट दे रहा हूं, क्या 100 चॉकलेट एक फोन की प्राइस में आएंगी? फोन की प्राइस तो कितनी ज्यादा होती है, और क्या चॉकलेट्स कितनी की आती है? 5-10 रुपए की भी आ जाती है। मान लो मैंने 5-10 रुपए वाली चॉकलेट दे दी इसको, है ना, 100 चॉकलेट्स 5-10 रुपए वाली भी दे दी, 5 वाली दे दी, तो 5,000 रुपए में आ गया, और 15,000, 20,000, 50,000 का फोन ले लिया मैंने। तो अगर ये भी है, मैं इसके साथ अनफेयर हूं, तो भी इसने अगर कंज्यूम कर लिया है तो मुझे उस सिचुएशन में वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन केस द पर्सन इज अवेयर ऑफ और हैज रीजन टू बी अवेयर ऑफ द माइनॉरिटी एज ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, देन नो रेस्टिट्यूशन शैल बी ग्रांटेड टू दैट पर्सन। ये तो आसान है। अगर मुझे पता है इसकी एज क्या है, या मेरे पास तरीके हैं कि मैं पता कर सकता हूं उसकी एज क्या है, फिर भी मैंने अपने वो तरीकों को यूज नहीं करा इसकी एज पता करने के लिए, तो इस सिचुएशन में अगर से कुछ कंज्यूम भी कर लिया तो मुझे वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या है? माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी।
यहां पे क्या मतलब है, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर को आप बेनिफिट्स दे सकते हो एक कॉन्ट्रैक्ट के, बट माइनर की कभी भी लायबिलिटी अराइज नहीं कर सकते। ऐसा कुछ तुमने थोड़ा बहुत याद करो, 12th में पढ़ा था पार्टनरशिप में, जहां तुमने पढ़ा था अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना। तुम्हें लगता था, तुम्हें वहां पे लिखा पता, बच्चों को क्या लगता है कि वहां पे माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, तो इस सवाल पूछा जाता था क्या माइनर को पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, तो आंसर इज नो, नो नो नो। माइनर 18 साल से कम का है, तो पार्टनरशिप में जब जाओगे तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में लिखा है कि पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, और अग्रीमेंट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? पार्टनरशिप डीड नहीं, सिर्फ एक अग्रीमेंट चलेगा, डीड के बिना भी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसकी डेफिनेशन में लिखा है अग्रीड, हु हैव अग्रीड टू कैरी ऑन द बिजनेस या हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। ये वर्ड जो अग्रीड, अग्रीड से मतलब अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट से यहां पे मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, अभी तो पढ़ा हमने, नहीं कर सकता। तो माइनर कैन नेवर बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, आप उसको सिर्फ प्रॉफिट्स में हिस्सा दे सकते हो, ठीक है। तो ये बात तुम जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे यहां पे, उसके अंदर कवर की जाएगी, ठीक है। तो माइनर को आप बेनिफिशियरी बना सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स आप उसको दे सकते हो, बट अगर कोई लायबिलिटी आएगी उसकी, तो आप लायबिलिटी उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो द कोर्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द माइनर्स अकॉर्डिंगली एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑफ सम बेनिफिट टू द माइनर एंड अंडर विच इज रिक्वायर्ड टू बेयर नो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब नो लायबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज वैलिड। इन अदर वर्ड्स अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, ठीक है। Thus, the money advanced by a minor can be recovered by him by a suit because he can take the benefit under a contract. अगर एक बच्चे ने लोन दिया है किसी को, तो बच्चा वो लोन वापस ले सकता है, ठीक है। बट अगर बच्चे को लोन मिल गया, उसने वो लोन कंज्यूम कर लिया, खर्च कर दिया पैसा, तो वो वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला है नो रैटिफिकेशन। ये रैटिफाई वर्ड मैंने अभी समझाया था। रैटिफिकेशन मैंने क्या बोलता, एक बच्चे ने अग्रीमेंट किया कब, जब वो 17 साल 11 महीने का था, ठीक है। एक महीने के अंदर अंदर ही वो 18 साल का होने वाला है। तो बच्चे ने अग्रीमेंट कब कर लिया, 17 साल 11 महीने की उम्र में। अब वो वेट कर रहा है, कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ, एक महीने रुक जाओ, कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही चुका है ना, जब मैं 18 का हो जाऊंगा फिर इस पर काम करना शुरू करूंगा। तो लॉ ये कहता है कि बच्चे ने जो अग्रीमेंट किया था वो 17 साल 11 महीने की उम्र में किया था, तो उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो पहले ही मिनट से वॉइड है, मतलब वो वॉइड अग्रीमेंट है, तो कभी वो लॉ की नज़र में इन्फोर्स हुआ ही नहीं। तो अगर बच्चा एक महीने तक वेट भी कर रहा है ना कि एक महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करूंगा, तो वो कर नहीं सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। बैक डेट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रैटिफाई करने की कोशिश करे, उसको अब अप्रूव करने की कोशिश करे, वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, द रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर। द रूल ऑफ एस्टॉपल का मतलब, रूल ऑफ एस्टॉपल पहले ये समझते हैं, फिर आगे देखते हैं कि वो माइनर पे अप्लाई नहीं होता का। रूल ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो तुम और ये हूं मैं, ठीक है। हमारे बीच में एग्रीमेंट क्या है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मुझे फीस दोगे, तो तुमने मुझे फीस दे दी, ठीक है। और अब मैं तुम्हें पढ़ाने से मना कर रहा हूं, मैंने कुछ दिन तुम्हें पढ़ाया और अब मैं तुम्हें पढ़ाने से मना कर रहा हूं, तो क्या मैं मना कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं। तो ये रूल ऑफ एस्टॉपल कहता है, रूल ऑफ एस्टॉपल ये कहता है कि आपने एक बार जो चीज बोल दी, अब आप उस चीज से मुकर नहीं सकते, पीछे नहीं आ सकते, अपने कदम वापस नहीं ले सकते। बट अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट बच्चे के साथ करने की कोशिश करो, तो बच्चा अपनी बात से मुकर सकता है। बच्चा कह सकता है कि नहीं भाई मैं तो इसको नहीं करूंगा, मैं अपनी बात से पीछे हट रहा हूं। तो रूल ऑफ एस्टॉपल एक बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो देखो
the rule of estoppel does not apply to minor. That is, a minor is not stopped from pleading his infancy in order to avoid a contract, even if he has entered into an agreement by falsely representing that he was of full age. In other words, where a minor represents fraudulently that he is of the age of majority and thereby induces another to enter into a contract with him, then in an action founded on the contract, the infant is not stopped from setting up infancy. But if anything is traceable in the hands of the minor out of the proceeds of the contract made by fraudulently representing that he is of the full age, the court may direct the minor to restore that thing to the other party on equitable considerations, for minors can have no privilege to cheat men. सर ये पूरी की पूरी कहानी हमारी खोपड़ी के ऊपर चल दी है ना, किसी को आई समझ? देखो यहाँ पे सिंपली क्या कह रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि चिराग ने मेरे सामने बिहेव किया फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड किया क्या कि सर मैं तो हूँ 18 साल से ऊपर का और मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल हूँ, लॉ मुझे अलाउ कर रहा है, मैं 18 साल से ऊपर का हूँ। क्या कर रहा है वो मेरे साथ? फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, अब क्या किया उसने? मुझे मोबाइल दे दिया और 100 चॉकलेट्स ले ली। जब इसने 100 की 100 खा ली, उसके बाद मेरे पास क्या कर रहा है? अब कह रहा है प्लीज मुझे मेरा मोबाइल वापस दे दो, मैं क्या हूँ? एक इन्फेंट हूँ। इन्फेंट मतलब 18 साल से कम का, माइनर हूँ मैं। इन्फेंट तो वैसे बहुत छोटा हो जाता है, इन्फेंट मतलब बहुत छोटा, जो न्यू बॉर्न बेबी तो उसको इन्फेंट बोलते हैं। बट फिर भी वो क्या प्लीड कर रहा है? मैं माइनर हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मेरा मोबाइल दे दो। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? अपनी बात से मुकर रहा है कि अभी मुझसे फोन वापस मांग रहा है। तो लॉ ये कहता है कि ये आप अपनी बात से मुकर रहा है ना, इसको अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये माइनर है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मुझे फीस दोगे, मैं यहाँ पे अपनी बात से नहीं मुकर सकता, मैं अपने कदम पीछे नहीं ले सकता, बट माइनर ले सकता है। बट माइनर से क्या कहा जा सकता है कि सुन बेटा, अगर तेरे पास 80 चॉकलेट बच रही है तो 80 चॉकलेट वापस करेगा, क्योंकि तू ऑन इक्विटेबल ग्राउंड्स, तेरे को भी अलाउड नहीं है कि तू लोगों को चीट करे, इंसानों को चीट करे। तो अगर इसके पास 80 चॉकलेट बच रही है तो वापस देनी पड़ेगी। 20 चॉकलेट अगर ये खा चुका है और अगर इसी ने मेरे साथ धोखा दिया है तो इसको 20 चॉकलेट का पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे साथ गलत कर रहा है। बट हाँ, अपने कदम वापस जरूर ले सकता है, ये पीछे जरूर हट सकता है कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, अब रूल ऑफ एस्टॉपल यहाँ पे लिख दिया है, वो मैं रीड नहीं कर रहा। रूल ऑफ एस्टॉपल मतलब आप अपनी बात से पीछे हट रहे हो वो। ठीक है, वैसे तो रूल ऑफ एस्टॉपल अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिफरेंट है। If a person has by words or conduct led another to believe in state of facts as true and induced him to act on that faith, such a person will be stopped by law from denying those facts later, even the facts presented earlier were untrue. देखो, रूल ऑफ एस्टॉपल थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझा देता हूं एक बार। यह है तुम्हारा BFF। BFF बोले तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, कभी समझो बॉयफ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, अच्छा, तुम्हारे दोस्त की एक दुकान है और वो अपनी दुकान पे बैठा है। ठीक है, तुम्हारे दोस्त की एक दुकान है और वो अपनी दुकान पे बैठा है और उसकी दुकान पे स्टेशनरी का सामान रखा है। ठीक है, तो ये देखो, ये अपने काउंटर के अंदर की साइड खड़ा है, तुम यहां पे खड़े हो उसके साथ। तुम शाम को उससे मिलने आए और उससे बातें कर रहे हो, अरे तुझे पता है आज कोचिंग पे क्या हुआ, अरे तुझे पता है आज ये हुआ, तुझे पता है वो हुआ। तुम गप्पे लगाने उसकी दुकान पे आ गए, तो वो काउंटर के इस तरफ खड़ा है, तुम उस तरफ खड़े हो। तो तुम्हारा दोस्त कहता है बहुत देर होगी तुम बातें करते करते, वो कहता है यार तू अंदर आ जा, इतनी देर बाहर खड़ा है, अंदर आ जा, मेरे पास अंदर स्टूल है, बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ, तुम उसके अंदर आ गए काउंटर के, तो यहाँ पे आ गए तुम और ये रहा तुम, वो तुम्हारा दोस्त। अब तुम यहाँ पे कर रहे हो, गप्पे लगा रहे हो। ठीक है, फिर इतने में ना यहां से एक कस्टमर आता है। ठीक है, तुम बातें कर रहे हो, इतने में कस्टमर आ गया। कस्टमर ने कहा भैया एक रजिस्टर देना। ठीक है, रजिस्टर यहां रखा हुआ था, ये देखो रजिस्टर्स का पाइल रखा है। तो कौन जाकर रजिस्टर लेने? जो पास में होगा, है ना। तो कौन पास में है? तुम चले और तुमने जाके ये रजिस्टर उठाया और रजिस्टर ये तुम्हारे हाथ में, ये तुमने इसके सामने रख दिया और क्या कहा देख लो। उसने देखा और उसने पूछा कितने का है, तुमने पीछे देखा नहीं कितने का है, तुमने बोल दिया 100 रुपये का है।
ठीक है। तुम्हारे दोस्त सामने बैठा है, देख रहा है कि तुम जो रजिस्टर दे रहे हो वो 100 रुपये का दे रहे हो। तुमने 100 रुपये का रजिस्टर दे दिया और वो कस्टमर 100 रुपये का रजिस्टर लेके चला गया। ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त बाद में तुमसे कह रहा है, ये भगवान तू तो मेरे लिए वो है जंजाल, मैं ये जो तू रजिस्टर 100 रुपये में दे के आया है, ये रजिस्टर एक्चुअली में 150 रुपये का है, तूने कस्टमर को 100 रुपये दे दिया। तो तुमने कहा तूने रोका क्यों नहीं मुझे? वो कह रहा है अरे तू कर रहा था, तूने बात कर ली, मैंने कुछ बोला नहीं। ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने 100 रुपये में देने दिया। अब तुम घर चले गए हो। अब नेक्स्ट डे वही कस्टमर आता है वापस और आगे क्या कहता है कि मुझे ना एक पेन दे दो। तो तुमने पेन दिया उसको और साथ में से क्या कह रहे हो कि सर आप जो कल रजिस्टर लेके गए थे ना उसके 50 रुपये रहते हैं। कर किस बात के 50 रुपये? सर वो रजिस्टर 150 रुपये का था, 100 रुपये का नहीं था, मेरे दोस्त आया हुआ था दुकान पे, उसने दे दिया था आपको, उसको पता नहीं था कि 150 का है, मैं 50 रुपये वो आपको बोलना कम भूल गया, तो 150 रुपये का 50 रुपये वो दे दीजिए और 10 रुपये का पेन रख लो, 60 रुपये दे दो। कस्टमर देगा? नहीं। क्यों? हैं? उसके दोस्त और के बीच में एग्रीमेंट हुआ है? नहीं। हाँ हाँ तो कस्टमर को ये नहीं पता था कि भाई जो दो बेच रहा है वो दुकान पे सामान का मालिक नहीं है, वो सिर्फ सामान आके लेके चला गया। तुम्हारे दोस्त ने जो बीएफएफ है तुम्हारा, उसने तुम्हें बेचने दिया, उसने कुछ नहीं बोला, चुप रहा। तो वो चुप रहा का मतलब क्या है? उसने तुम्हें बिहेव करने दिया एज ओनर। तो इस सिचुएशन में अब वो 100 रुपये का रजिस्टर मिल चुका है, अब तुम अपनी बात से वापस मुंह कर रहे हो क्या ना? तुमने कस्टमर को ऐसा फील होने दिया, ऐसा लगने दिया कि ओनर कौन है? तुम। तो इस सिचुएशन में लॉ ये कहता है कि तुम अब अपने कदम वापस नहीं ले सकते। तुम्हारे एक्शन से दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब तुम कहो कि नहीं नहीं वो बात तो गलत थी, वो बात तो सही नहीं थी, मैं अपने कदम वापस ले रहा हूं, तो वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। तो यहां पे तुम जो बने ना, तुम बने ओनर बाय एस्टॉपल, एक तरीके से ओनर बने बाय एस्टॉपल, मतलब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बिहेव करने दिया एज ओनर, तुम बन गए और उसने दोस्त ने डिनाई भी नहीं किया। ठीक। पढ़ो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एस्टॉपल, इफ अ पर्सन हैज बाय वर्ड्स or conduct led another person to believe in a state of facts as true and induced him to act on that faith, such a person will be stopped by law from denying those facts later, even if the facts presented earlier were untrue. ठीक है। In simple words, rule of estoppel means one cannot deny his previous conduct. आपने एक बार जो चीज पहले कर दी, आपने जो बिहेव किया है, अब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यानी कि यहां पे तुमने बिहेव किया था एज ओनर, अब तुम इस कस्टमर के सामने कह दो नहीं जी मैं तो इसका दोस्त लगा हूं, मैं सामान का मालिक नहीं हूं, अब तुम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, तुम्हें सामान 100 रुपए के देना पड़ेगा। अब हो सकता है तुम्हारा बीएफएफ 50 रुपये तुमसे ले ले, कस्टमर से नहीं लगवा कर सकता वो। ठीक है। चलो सर अगर 50 रुपये ले तो किस बात का बीएफएफ? कौन? तुम अगर 17 साल के हुए तो इसको थोड़ी पता है कि तुम 17 साल के हो और दुकान के पीछे खड़े हो। बच्चे को देख के तो बताइए क्या? 17 साल का है, छोटा बच्चा है तो क्या हुआ? छोटा बच्चा है देख के बता सकता है, तो फिर बीएफएफ साथ में बैठा है ना, वो तो बड़ा है। हाँ तो उसने बिहेव करने दिया कि हाँ ये मालिक है, ये दे रहा है, ये ठीक दे रहा है। सर उसने नोटिस ही नहीं किया तो? सब कुछ ही कर ले तू, उसने नोटिस ही नहीं किया तो अंधा है ना, वो साथ में बैठा है। तेरी दुकान पे ऐसा होता है ना? तेरी है ना शॉप? हाँ मेरी दुकान में। हाँ मम्मी घर चली जाती है, मैं होता वहां पर। हाँ तो मैं सर अभी तो 18 साल का, वैसे 17 साल का जब होता मैं और मैं सामान दे देता तो सर क्या होता? तो अगर तुझे वापस लेना तो ले सकता था मैं।
तू तो कह रहा था नोटिस नहीं किया, हाँ सर, साइड में बैठा है, नशे करके बैठा है ना, साथ में है ना। साथ में बैठा है, दोस्त गप्पे लगा रहा है तेरे से, पर कस्टमर आ गया है तो वो बोले जा रहा है हाँ तुझे पता है मेरे दुख में ये हुआ, आज मुझे वो हुआ, वो पीछे तेरा सामान बेच रहा है, तू नोटिस ही नहीं कर रहा। नालायक, नोटिस ही नहीं किया तो। अगला, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, अगर आप एक बच्चे को नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हो जो उसकी लाइफ से सूटेड हैं, तो आप उसका पैसा उस बच्चे की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। सर तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माँ बाप जो हम पे खर्चा करते हैं, नेसेसिटीज हमें प्रोवाइड करते हैं, एक दिन वो आके हमसे उसका पैसा ले सकते हैं फिर तो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमें नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, नेसेसिटीज का पैसा देना बनता है। तो यहाँ पे जो नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहा है ये पापा मम्मी के लिए बात नहीं कर रहा। अगर एक बच्चे को बेसिक नेसेसिटीज जो उसकी लाइफ से सूटेड हैं वो उसके माँ बाप के अलावा कोई और दे रहा है जिसकी ड्यूटी नहीं है वो प्रोवाइड करना, वो अगर वो ड्यूटी वो नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो फिर वो उसका पैसा रिकवर कर सकता है बच्चे से, बच्चे की प्रॉपर्टी से। एक्चुअली में सर समझ नहीं आया। ये रहा बजरंगी, याद है कौन था ये, बजरंगी भाईजान। ठीक है, तो बजरंगी भाईजान को क्या हुआ था, एक छोटी बच्ची मिली थी मुन्नी, याद आ रहा है, बजरंगी भाईजान को मुन्नी मिली थी। तो क्या उसने जब तक वो अपनी मम्मी के पास नहीं पहुंची थी, क्या उसने बच्ची का देखभाल किया था ना। तो क्या किया, बच्ची को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करी जिससे कि वो बच्ची जिंदा रह सके, यानी कि सूटेड टू हर लाइफ। और क्या होता है, मतलब बेसिक नेसेसिटीज क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, अमिताभ बच्चन ने कई साल पहले बता दिया था ये बात, तो रोटी कपड़ा और मकान ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज है। तो वो मुन्नी को प्रोवाइड करी किसने, बजरंगी ने। तो बजरंगी ये जो भी उसने खर्चा किया है बच्ची के ऊपर वो पैसा रिकवर कर सकता है। किससे रिकवर कर सकता है, बच्ची की प्रॉपर्टी से। अगर बच्ची के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उससे रिकवर कर सकता है। ठीक है, हाँ माँ बाप नहीं करेंगे। पता चला कि तुम ये आज जाके कहो हाँ मम्मी मुझे पता है आप जो मुझे रोटी खिला रही हो कल मेरे से इसी का पैसा लोगी, नहीं, माँ बाप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई थर्ड पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो चीज़ प्रोवाइड करना, पर उसको प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो वो पैसा रिकवर कर सकता है किससे, बच्ची की प्रॉपर्टी से। सर मान लो बजरंगी ने बच्ची को एक आईफोन दिला दिया, बच्ची को एक गाड़ी दिला दी है, उसको एक आलीशान घर दिला दिया, क्या वो भी ले सकता है, नो। अगर आप बच्चे को आइटम्स ऑफ लग्जरी दे रहे हो तो वो नहीं ले सकते, बट अगर कोई बेसिक नेसेसिटीज हैं वो दिला सकते हो। पर ध्यान रखना बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे ने इससे पहले, तुम बजरंगी के पास आने से पहले किस तरह की लाइफ देखी है। अगर बच्चे ने इससे पहले की जो लाइफ देखी है उसमें उस बच्ची के पास एक आईफोन था, एक लैपटॉप था, तो फिर वो बच्ची के लिए नेसेसिटी है, क्योंकि बच्ची उस एनवायरनमेंट से आई है, तब दे रहे हो तो मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर बच्ची गरीब घर की है और आप उसको दे रहे हो लैपटॉप, उसको एक आलीशान घर दे रहे हो, उसको अजीब अजीब लग्जरी आइटम्स दे रहे हो, वो रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स और गार्डियन। मतलब एक बच्चा अपने एक्ट से अपने पेरेंट्स या अपने गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता। अगर एक बच्चा दुकान पर से सामान उठा के ले आया और खा गया और वो दुकानदार अब माँ बाप से पैसे मांग रहा है, तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पैसा देने की, तो फिर ऐसे सिचुएशन में बच्चे को आप जेल भेजना चाहो तो जेल भेज दो, भाई ऑल तो जाना नहीं देंगे माँ बाप, पैसे दे दबा देंगे। बट जनरली यही होता है कि अगर नॉर्मल रूल क्या कहता है, एक माइनर अपने एक्शन से अपने पेरेंट्स से अपने गार्डियन को बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय अ मेजर एंड अ माइनर। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक बच्चा और उसका बाप मिलके जाके किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, तो माना यह जाएगा कि दूसरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है बच्चे ने और बाप ने, और एक तरफ से दूसरी पार्टी ने। माना यह जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट दो इंसानों, दो बड़े बड़े आदमियों के बीच में हुआ है, बच्चे के साइन वैलिड नहीं माने जाएंगे। समझ आ रहा है? ये है एक बाप
और ये है उसका बच्चा। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक इंसान के साथ, ठीक है, ये भी बड़ा है, तो माना ही जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ है। इसका तो माना ही जाएगा, इसको तो निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे कि तू साइन कर ले, बट माना ही जाएगा कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक चीज होती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये हम डीप में आगे सीखेंगे कि क्या होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट अभी के लिए इतना समझ लो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। आप अपनी बात से जो मुकरना चाहते हो वो मुकर नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा जबरदस्ती जो आपने काम बोला था, ठीक है। तो रूल ऑफ एस्टॉपल से अलग है थोड़ा सा। बेसिकली यहां पे क्या है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कि कोर्ट आपसे ये कहेगा कि आप वो काम करो जो आपने कहा था करोगे। वैसे तो जनरल रूल क्या है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो दूसरी पार्टी को आप कॉम्पेंसेशन दे सकते हो, डैमेजेस दे सकते हो और वो चला जाएगा वहां से। बट कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही करवानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ, मान लो कि मैं जो चश्मा पहन रहा हूं, ये फॉर एग्जाम्पल चश्मा मान लो महात्मा गांधी का है, एग्जाम्पल ये है, नहीं पहन रहा, कभी कहो हाँ सर गांधी का चश्मा कैसे पहन रखा है आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं महात्मा गांधी का चश्मा पहन के बैठा हूं और मैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं हिमानी के साथ। हिमानी है, हिमानी गांधी, फॉर एग्जाम्पल हिमानी गांधी है ये, और ये क्या है गांधी परिवार से ताल्लुक रखती है, महात्मा गांधी के परिवार से ताल्लुक रखती है, और ये कह रही है कि महात्मा गांधी जी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ये मेरे ग्रैंडफादर थे, कुछ भी समझ लो, ठीक है। अब ये क्या कह रही है कि सर आपके पास जो चश्मा है ये मेरे ग्रैंडफादर का है, मेरे दिल के बहुत करीब है, प्लीज आप मुझे दे दो। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं दूंगा, मैंने भी किसी से खरीदा है, मैं पैसे लूंगा तो खरीदूंगा तो दूंगा। तो उसने पूछा सर कितने रुपए, मैंने कहा 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए दोगे तो मैं चश्मा दे दूंगा। उसने कहा ठीक है सर 1 करोड़ रुपए ले लेना, आप मुझे चश्मा दे दो। अब हुआ क्या, ये मेरे पास आई 1 करोड़ रुपए लेके, इतने में पीछे से मुझे अक्षत ने ऑफर दे दिया था कि 1.5 करोड़ में चश्मा दे दूंगा। बताओ क्या करूंगा मैं, इसको देने की कोशिश करूंगा। अब तो लॉ यहाँ पे इस सिचुएशन में अब ये केस करेगी मुझ पे, ये रोकना चाहेगी मुझे कि मैं इसको चश्मा ना दूं। क्यों? क्योंकि वो कहां से बिलोंग करती है, गांधी फैमिली से, उसके दादाजी हैं। तो वो क्या कह रही है कोर्ट में जाके कि सर ये जो चश्मा है दिस इज यूनिक, वन ऑफ अ काइंड या वन इन अ काइंड, ये चश्मा गांधी जी ने और कुछ चश्मा नहीं पहना हुआ था, तो मेरे लिए इसकी एक इमोशनल वैल्यू है और मेरे लिए ये विंटेज चीज है, यूनिक चीज है। तो मैं इस सिचुएशन में मैं इसे कह रहा हूं अरे कि तुम्हें जो मॉनेटरी नुकसान मैं दे रहा हूं ना, कॉम्पेंसेशन दे रहा हूं, वो कह रही नहीं मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, मुझे तो ये चश्मा चाहिए, मेरे लिए तो चश्मे की वैल्यू है, मैं 1 करोड़ तो मैं दे रही हूं ना, वो मुझे कह रही मैं 1 करोड़ दे रही हूं, आप चश्मा दे दो मुझे, इधर मत बेचो, मेरे लिए चश्मे की वैल्यू है। तो कोर्ट इस केस में मुझे क्या कह सकता है, ऑर्डर कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट क्या कहेगा, पैसे देने से काम नहीं चलेगा, मेरी तरफ से मुझे कहेगा इसको कॉम्पेंसेट करने से कुछ नहीं होगा, आप वो काम करो जो आपने प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो बच्चे के केस में ऐसा ऑर्डर नहीं किया जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, नहीं करो ही करो, जो आपने बोला है वो बात करो, ठीक है। नेक्स्ट माइनर पार्टनर, क्या माइनर को पार्टनर बना सकते हैं फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में? नहीं, माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। माइनर को कर सकते हो बस प्रॉफिट्स में हिस्सा दे सकते हो, ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बट ही कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ठीक। नेक्स्ट, क्या हम माइनर को एजेंट बना सकते हैं? यस, माइनर को आप एजेंट बना सकते हो, बट ध्यान रखना एक छोटा बच्चे ने अगर कुछ भी काम किया तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा जिसने उसको एजेंट बना के रखा है, ठीक है। लॉ ये कहता है कि माइनर एजेंट बन सकता है, बट ध्यान रहे ही शैल बाइंड द प्रिंसिपल बाय हिज एक्ट्स डन। उसने कुछ भी काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटे बच्चे को अपनी कोचिंग का एजेंट बना दूं कि जाके बच्चे ढूंढ के ला, वो सड़क के 15-20 बच्चे उठा लाया और क्या कह रहा है सर आपको 50% फीस माफ करके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो छोटे बच्चे ने जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं लायबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो ही कैन बाइंड हिज प्रिंसिपल बाय हिज एक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, श्योरिटी फॉर अ माइनर, एक बच्चे के लिए जो श्योरिटी होता है वो ही लायबल माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सर श्योरिटी क्या होता है, देखो ये हो तुम और तुम कितने साल के हो, 16 साल के हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
और तुम्हें चाहिए एसबीआई से लोन, तुम्हें चाहिए एसबीआई से लोन। एसबीआई ने तुमसे बोला कि बदले में कोई प्रॉपर्टी है क्या लोन पे देने के लिए, सिक्योरिटी में देने के लिए। तुमने कहा नहीं, लोन पे देने के लिए कुछ सिक्योरिटी तो है नहीं। तो बैंक कह रहा है लोन नहीं मिल सकता। फिर तो तुम कह रहे हो अरे तो क्या हो गया, मेरे पापा है ना, मेरे पापा गारंटी ले रहे हैं। तो तुम्हारे पापा एसबीआई को क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि अगर लोन की रीपेमेंट तुमने नहीं करी तो तुम्हारे पापा कर देंगे। तो तुम्हारे पापा गारंटर बन के आ रहे हैं, तो पापा को बोलते हैं यहां पे श्योरिटी। ठीक है, एसबीआई को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और तुम्हें क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, तो लोन किसने लिया, तुमने। गारंटी किसने दी, पापा ने। माना यह जाएगा कि एसबीआई ने लोन पापा को दिया है। एक्चुअल में दिया तुम्हें होगा, माना जाएगा कि पापा ने लोन लिया है और पापा रीपे करेंगे, तुम्हारे से रीपेमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, तुम दे सकते हो, अलग बात है कि पैसे दे दोगे पापा को बाद में या फिर, बट माना जाएगा कि लोन पापा ने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। एक माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है या नहीं, नहीं। जब एक इंसान कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल ही नहीं है तो एक इंसान इंसॉल्वेंट कैसे हो सकता है, इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी कैसे बन सकता है, करेक्ट। अ माइनर कैन नॉट बी एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट एज ही इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट, क्या माइनर एक कंपनी में शेयरहोल्डर बन सकता है, एक ही केस से बन सकता है अगर उसको शेयर्स जो मिल रहे हैं वो फुल्ली पेड शेयर्स हैं और दूसरा वो डायरेक्टली कंपनी से नहीं ले रहा है। ठीक है, मतलब कंपनी ने, जब कंपनी इशू कर रही है शेयर्स, याद करो तुम्हें 12th में पढ़ा जाता है शेयर कैपिटल चैप्टर, शेयर कैपिटल जो चैप्टर है पढ़ा जाता है उसमें क्या कहते हैं कि कंपनी इशू कर रही है शेयर्स। तो अगर वो सिचुएशन आती है कि कंपनी इशू कर रही है शेयर्स तो वो वहां से नहीं ले सकता शेयर्स, कंपनी से नहीं ले सकता। ठीक है, बाहर से ले सकता है। और दूसरा, उसको जो शेयर्स मिलेंगे वो शेयर्स फुल्ली पेड शेयर्स होने चाहिए। तो क्या लिख रहा है, अ माइनर कैन बिकम अ शेयरहोल्डर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स through transfer if he applies for registration of transfer through his guardian. However, if a minor makes application for shares, the company will refuse to allot him shares because being incompetent, he will have no liability to pay the amounts due on the shares. ठीक, next, minors liability for torts. torts का मतलब होता है civil wrong. ठीक है, छोटे छोटी जो गलतियां होती है, छोटे छोटे जो एक्ट्स होते हैं बच्चे के, उन एक्ट्स के लिए बच्चा ही लायबल है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा छत पे पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चा पड़ोसी की छत पे भी चला जाता, कई बार है, पड़ोसी की छत पर चला गया और बच्चा कुर्सी समझ के डिश एंटीना के ऊपर बैठ गया, कुर्सी समझ के बैठ गया है। अब क्या हुआ है, डिश आधा तो ऐसे है, एक तरफ से ऐसे हो गया है, जहां वो बैठा वहां से तो डिश घूम गया उल्टा, बाकी का डिश ऐसे चांद की तरह, सांप की तरह बैठा हुआ है, बाकी का नीचे वाला घूम गया। तो उसने क्या किया, पड़ोसी को नुकसान कर दिया। तो उस जो वो सिविल रॉन्ग है, उन एक्ट्स के लिए बच्चा ही लायबल रहेगा, उसके माँ बाप लायबल नहीं रहेंगे। या बच्चा पैसे कहां से देगा, बेसिकली इस चीज के अपनी प्रॉपर्टी से, उसके नाम की प्रॉपर्टी है तो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, अगला है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अनसाउंड माइंड मैंने बताया था, एक ऐसा दिमाग जो ये नहीं समझ सकता कि कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए सही है या गलत है, कॉन्ट्रैक्ट में उसके क्या राइट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, तो अगर एक इंसान ये नहीं समझ सकता तो क्या उसको क्या बोलेंगे, अनसाउंड माइंड। और अगर ये सब चीजें समझ सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, साउंड माइंड। तो व्हाट इज अ साउंड माइंड, a person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it, मतलब जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon its interest. ठीक है, according to this section, the person entering into a contract must be a person who understands what he is doing and is able to form a rational judgment as to what he is about to do is to his interest or not. ठीक है, अब
अनसाउंड माइंड वाले जो इंसान होते हैं वो दो हो सकते हैं। दो तरीके के लोगों को अनसाउंड माइंड बोला जाता है। एक को बोलते हैं हम लूनेटिक और दूसरे को बोलते हैं हम इडियट। हाँ, मजाक नहीं। एक को बोलते हैं हम लूनेटिक और एक को बोलते हैं हम इडियट। सर ये इडियट वो इडियट है जो हम समझ रहे हैं? जी हाँ, वो इडियट है जो तुम समझ रहे हो कि तुम किसी को कहते हैं ना ये तो इडियट है। तो जब भी तुम किसी से बोलते हो ये इडियट है तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो? ये हर बार ऐसी पागलों वाली बातें करता है या कभी कभी पागलों वाली बातें करता है? जैसे याद करो, स्कूल में कोई टीचर किसी को बोलती थी क्लास में तुम इडियट के इडियट ही रहोगे, तो क्या बोलना चाह रही है टीचर? कि हमेशा पागलपन की हरकतें करता रहता है। ठीक, तो यहां पे भी इसका मतलब वही है कि अगर एक इडियट है तो एक इडियट मतलब एक ऐसा इंसान जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनसाउंड माइंड का है, बहुत ही कभी कभी साउंड माइंड का होता है। कभी कभी वो समझदारी वाली बातें करता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है वो अनसाउंड माइंड का है। और लूनेटिक क्या हो गया? इसका उल्टा, मतलब एक ऐसा इंसान जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स साउंड माइंड का है, बस कभी कभी ही अनसाउंड माइंड का होता है। ऐसा कब हो सकता है? जब एक इंसान नशे में है, ड्रंक है, शराब के नशे में है, तो शराब के नशे में जब है उसी वक्त अनसाउंड माइंड का है, बाकी जब तक उसने शराब नहीं पिए तो वो साउंड माइंड का है। ठीक, या फिर एक इंसान बीमार है और एनेस्थीसिया के असर में है, ठीक है, तो क्या बीमार है ना, तो इसीलिए तो वो एनेस्थीसिया के असर में चल रहा है, अदरवाइज वैसे वो ठीक है, साउंड माइंड का है। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं लूनेटिक पर्सन हु इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ साउंड माइंड बट समटाइम्स occasionally he is of unsound mind. और idiot means a person who is most of the times unsound of with an unsound mind and sometimes he is of sound mind. ठीक, अब इन दोनों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकते हो अगर करना चाहो? इन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो कब कर सकते हो? सर जब ये कभी कभी जब ये दोनों साउंड माइंड के चल रहे हो, जब ये साउंड माइंड का हो और ये भी साउंड माइंड का हो, तब आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट जिस वक्त ये अनसाउंड माइंड के हैं तब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर आप एक इडियट कैसे बताओगे? एक पागल है, ये पागल खाने में भर्ती है, आप कैसे बताओगे कि ये साउंड माइंड का या अनसाउंड माइंड का? ये तुम्हारा काम नहीं है प्रूव करना। तुम सीए बनने वाले हो या सीएम बनने वाले हो, वकील नहीं। ठीक है, ये कभी मत पूछना किसी भी लॉ के टीचर से सर ये प्रूव कैसे होगा। वो तुम्हारा काम एज अ सीए या सीएम में नहीं है, ये लॉयर का काम है। लॉयर प्रूव करेगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो ये साउंड माइंड का था या नहीं था। ठीक है, तो देख लो, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनसाउंड माइंड का है, बट ओकेजनली होता है ऑफ साउंड माइंड, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. Thus a patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals. ठीक है, तो इस इंसान को क्या बोलते हैं हम? इडियट. और इसको क्या बोलते हैं? lunatic. A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. ठीक है, बस लास्ट आ गया, फिर चैप्टर खत्म होने वाला है. डिस्क्वालिफाइड पर्संस, कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं. तो उनमें सबसे पहला है एलियन एनिमी. सर जादू हमारा दुश्मन है, क्या हम जादू से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो देखो यहां पे जो एलियन एनिमी वो बोलना चाह रहे हैं उसका मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जिसके साथ हम जिसकी कंट्री के साथ हम जंग पे हैं, उस देश के साथ, उस देश के नागरिक के साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक हम जंग पे चल रहे हैं. समझ ही नहीं आया सर. अगर जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, तो जब तक इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है तो इंडिया वाले पाकिस्तान के किसी भी इंसान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सर ऐसा क्यों? जंग तो सिपाही कर रहे हैं, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट करने दो, हमारा बिजनेस क्यों ठप कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि तुम अगर यहां से वहां माल बेचोगे या वहां से यहां आएगा. फॉर एग्जाम्पल तुम वहां से माल खरीद रहे हो, इमेजिन करना तुम वहां से माल खरीदो, पाकिस्तान से खरीद रहे हो, तो यहां से तुम उनको पेमेंट करोगे.
जब यहाँ से पेमेंट करोगे तब तो जब वहाँ माल पहुंचेगा तो वहाँ पे उनको टैक्स जाएगा, वहाँ पे जब पैसा आएगा तो उनको वो टैक्स लेंगे तो टैक्स से क्या करेंगे, वहाँ की सरकार उन टैक्सेस से बारूद खरीदेगी, गन्स खरीदेगी और हमारे सिपाहियों के ऊपर चलाएगी। तो इसलिए क्या कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब तक जंग चल रही है तब तक आप उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर कॉन्ट्रैक्ट मान लो पहले हो गया था और बाद में जंग छिड़ गई, फिर क्या करेंगे? तो फिर इस सिचुएशन में जितना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था जंग से पहले उतना हो गया, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और रिवाइव हो सकता है तब जब दोनों देशों के बीच में जंग खत्म हो जाए और दोनों देश वापस आपस में ट्रेड शुरू कर दें, ठीक है। सर क्या हम इस वक्त अभी आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ? बताओ, लड़ाई हो रही है? नहीं, तो हम कर सकते हैं। चाइना के साथ कर सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट? चाइना के किसी भी नागरिक के साथ कर सकते हैं। क्या जंग पे चल रहे हैं चाइना के साथ हम? किसी से नहीं चल रहे ना, तो अभी हम सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वहीं किसी के साथ जंग होगी, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो रशिया वाले यूक्रेन में सामान नहीं बेच रहे होंगे, यूक्रेन वाले रशिया में नहीं बेच रहे होंगे, ठीक है। तो एलियन एनिमी इजी है समझने वाला, रीड करने की जरूरत लग रही है? नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट है फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। तो देखो होता क्या है, जैसे तुमने सुना होगा इंडिया के अंदर यूएस एम्बेसी है, सुना है? या यूके की हाई कमीशन है, ये नाम सुने होंगे ना, एम्बेसी, हाई कमीशन। तो ये एक ही चीज होती है। बेसिकली क्या होता है, यूएस के लोग इंडिया में आके रहते हैं, यूके के लोग भी इंडिया में आके रहते हैं, तो उनको उनकी कंट्री से इजी एक्सेस मिल ले तो ये लोग क्या करते हैं, एम्बेसीज खोल लेते हैं या हाई कमीशन खोल लेते हैं, ठीक है। ये बात पता हूं, जैसे इंडिया का हाई कमीशन पाकिस्तान में है, वैसे पाकिस्तान का हाई कमीशन इंडिया में है, इंडिया का हाई कमीशन यूएस में है, यूके में है, तो उनके भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्यों खोल जाते हैं कि जब लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कई बार उनको अपने देश से कुछ चीजें चाहिए होती हैं और अपनी सरकार से कुछ हेल्प चाहिए होती है, तो सरकार इतनी दूर बैठी है वहां से हेल्प ना कर पाए, इसलिए इजी एक्सेस के लिए अपने ब्रांच खोल ले, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इन एम्बेसीज में जो बैठते हैं उनको बोलते हैं एम्बेसडर्स, ठीक है। फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन सॉवरेन्स, इनके अंदर जो बैठते फॉरेन एम्बेसडर्स, इनको मिलती है एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी से मतलब समझते हैं हम, अगर मैं कह रहा हूं अब तुम कोविड इम्यून हो तो इसका मतलब क्या है, अब कोविड से तुम बीमार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे को कोविड की वैक्सीन लग गई है, तुम्हें ऑलरेडी कोविड हो गया है, तुम्हारे पास एंटीबॉडीज बन गई है कुछ भी, तो अब तुम क्या हो, इम्यून हो। तो इनको क्या मिल रही है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जिसका मतलब क्या है कि अगर ये कुछ गलत करते हैं तो इनको सरकार बचा लेगी, डिप्लोमैट्स या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बचा लेगी, क्योंकि जो ये एम्बेसडर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये जो एम्बेसडर्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं। तो क्योंकि ये डिप्लोमैट्स होते हैं इनको मिलती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हो तुम, ठीक है, और ये है मान लो यूके का एम्बेसडर, ठीक है। मान लो तुमने इसको सामान बेचा, तो अब इसको क्या करना चाहिए, तुम्हें पैसे देने चाहिए। मान लो इसने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम इस पे केस नहीं कर सकते क्योंकि इसको मिली है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, यानी कि ये चाहे तो तुम्हारे साथ धोखा कर सकता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे इसका, ठीक है। इसको क्या मिल रहा है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो फिर इस सिचुएशन में लॉ ने क्या बोला, लॉ ने एक्ट ही बना दिया और क्या कहा, आप इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो जब कर ही नहीं पाओगे तो तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो तुम ऑटोमेटिकली सेव हो गए। सर मान लो फिर भी इनको बेच दिया तो क्या कुछ कर सकते क्या इनका, नहीं, कुछ नहीं कर सकते। दो ही केसेस में आप इनके अगेंस्ट कुछ कर सकते हो। कब, पहला केस, या तो ये खुद सरेंडर कर दे पुलिस में जाके, या फिर
आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो कि इनके अगेंस्ट हमने एक्शन लेना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ कर दे तब आप इनके ऊपर एक्शन ले सकते हो। आगे समझ? तो या तो सरेंडर खुद कर दे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाए। तो देख लो, फॉरेन सॉवरेन्स, वन हैज टू बी कॉशियस व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स बिकॉज whereas they can sue others, they cannot be sued in the Indian courts। ये तो किसी पे केस कर पाएंगे, तुम इन पे केस नहीं कर सकते। इनके ऊपर कब केस हो जाता है? इन द टू केसेस, दे वॉलंटरली सबमिट देमसेल्व्स टू द कोर्ट, मतलब खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर दें, या फिर where the person intending to sue them obtains the approval of central government। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मतलब जो जेल में है। तो अगर एक आदमी जेल में है तो आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो जेल जाने से पहले वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था, उसका क्या होगा? तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं रुक जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, और जब वो जेल से वापस आएगा तभी रिवाइव हो सकता है, तब तक वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कर रहा है? अ कॉन्विक्ट इज समवन हु इज फाउंड गिल्टी एंड इज इम्प्रिजनमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जब तक वो जेल में है। अ कॉन्विक्ट इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टू सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर कन्विक्शन। ठीक है। जब तक वो जेल में तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कोई नए, और जो कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस भी नहीं कर सकता। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, जब वो जेल से बाहर आ जाएगा, ही इज एट लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ सूट एंड द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज हेल्ड इन अबेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज सेंटेंस। तो क्या, जब वो जेल से बाहर आएगा तब वो केस कर सकता है, और लिमिटेशन एक्ट जो है वो पॉज कर दिया जाएगा, से समझो, जब तक वो जेल में है। पॉज कर देगा मतलब क्या? हमने पढ़ा था कि अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो 3 साल तक पैसे ले सकते हो, 3 साल के बाद पैसे नहीं ले सकते। ठीक है। तो यहां पे ये चीज कहां से आई थी? लिमिटेशन एक्ट से आई थी, लॉ ऑफ लिमिटेशन से आई थी। तो ये चीज कह रहा है कि अगर एक आदमी जेल चला गया तो अब वो सामने वाले से पैसे रिकवर कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो जेल में बैठा है, और बाहर वाला देने का नहीं कहेगा, इतना जेल में बैठा है, मैं क्यों पैसे दूं उसको, क्या क्या कर लेगा, मेरा जेल से थोड़ी बाहर आ जाएगा, ये आदमी पैसे नहीं दे रहा। तो फिर, और उसको मान लो 7 साल की जेल हुई है, तो लॉ ये कहता है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो हम पॉज कर देंगे। जब वो जेल गया वहां से उसको रोक देंगे, और मानेंगे कि जब वो वापस आएगा तब उसका वो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो अनपॉज करेंगे, और फिर उसके बाद 3 साल शुरू हो जाएंगे वापस से। ठीक है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। एक आदमी जो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी, जो अब जिसके पास कुछ नहीं बचा। तो एन एडजस्ट इंसॉल्वेंट मतलब बिफोर एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज is competent to enter into certain contracts. He can incur debts, purchase property or be an employee, but he cannot sell his property which vests in the official receiver। तो क्या कह रहा है? एक इंसॉल्वेंट आदमी जो डिस्चार्ज के ऑर्डर से पहले बैठा है उसको बोलते हैं एडजस्ट इंसॉल्वेंट। देखो होता क्या है, एक आदमी जब इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसके असेट्स एंड लायबिलिटीज को खत्म किया जाता है, असेट्स बेचे जाते हैं और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। ठीक है। तो जब वो सारे असेट्स बेच दिए जाते हैं और जब लायबिलिटीज उसकी पे ऑफ हो जाती हैं तो उसको मिल जाता है एक ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज कि अब ये छूट चुका है। ठीक है। तो जब तक वो नहीं छूटा, जब तक कोर्ट ने उसको ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज नहीं दिया, तब तक वो क्या कर सकता है? वो लायबिलिटीज और उठा सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कहीं पर नौकरी कर सकता है, बट वो क्या नहीं कर सकता? He cannot sell his property which vests in the official receiver। तो देखो ये होता है बेसिकली, सिचुएशन समझो। फॉर एग्जाम्पल ये है आर को कोर्ट इंसॉल्वेंट घोषित करने वाली है। ठीक है। आर पे केस चल रहा है और वो इंसॉल्वेंट होने वाला है। तो कोर्ट ये कहती है कि ये इंसान धोखा देगा। अब क्योंकि इसके ऊपर केस चल गया कि अब ये इसके सारे एसेट्स बेचे जाएंगे तो धोखा करने की कोशिश करेगा। तो आर क्या कहता है कि सुन भाई मेरे, तेरे जितने भी एसेट्स हैं ना वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे टू ऑफिशियल रिसीवर। कोर्ट कह रहा है एक ऑफिशियल रिसीवर, यानी कि कोर्ट कह रहा है मैं एक अपना आदमी भेजूंगा और उसके पास तेरे सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज पहुंच जाएंगे। तो उसको लिक्विडेटर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऑफिशियल रिसीवर के पास तेरे एसेट्स चले जाएंगे और फिर वो देखेगा तेरे एसेट्स बेचेगा, तू खुद नहीं बेच सकता। वरना सोचो ये क्या करेगा, ये अपने एसेट्स बेच के या तो भागने की कोशिश करेगा
या फिर अपने रिश्तेदारों का, अपने करीबियों का पैसा चुकाने की कोशिश करेगा जिनसे उसने लिया हुआ है, और जो बाहर वाले हैं उनका पैसा खा जाएगा, है ना, ये करना चाहेगा। तो कोर्ट क्या कर रहा है, तू ऐसा ना कर पाए, आर ऐसा ना कर पाए तो क्या करेगा कोर्ट, सारी प्रॉपर्टी किसको दे देगा, ऑफिशियल रिसीवर को। तो लॉ ने उसकी ये पावर छीन ली, क्या, कि आर वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता जो ऑफिशियल रिसीवर के पास पहुंच चुकी होगी। ठीक है, और लास्ट, अगला है, लास्ट पॉइंट है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। तो सिंपल सा ये लास्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है, एक कंपनी जो होती है, कंपनी गवर्न होती है बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि उस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे हम एज इंडियंस गवर्न कैसे होते हैं, बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे पास वो राइट्स हैं और हमारी वो ड्यूटीज हैं जो कहां मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। वैसे ही कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अगर एक कंपनी ने कोई भी काम किया जो उसके एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से के बियॉन्ड है, उसको तोड़ता है, तो वो काम कंपनी नहीं कर सकती और कंपनी वहां पे इनकेपेबल हो जाएगी। ठीक है, मान लो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी 50 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं ले सकती, मैक्सिमम लोन वो 50 करोड़ ले सकती है, या कंपनी के एमओए में लिखा है कि 50 करोड़ मैक्सिमम शेयर कैपिटल वो ले सकते हैं, शेयर्स उठा सकते हैं, शेयर का पैसा ले सकते हैं 50 करोड़ तक। अब कंपनी ने शेयर होल्डर से एग्रीमेंट कर लिया कि वो 60 करोड़ शेयर्स इशू करेंगे। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी साथ में मिलकर कहता है कि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ओनली 50 करोड़, तो वो 10 करोड़ जो एक्स्ट्रा उठाएंगे उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है। मतलब अगर शेयरहोल्डर्स ने 10 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिए ना, तो वो 10 करोड़ को वापस नहीं मिलने वाले। ठीक है, हाँ, अगर खर्च हो गए तो नहीं मिलने वाले, खर्च नहीं हुए तो जितने बच गए उतने मिल जाएंगे, जितने खर्च हो गए वो नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड द पावर्स कॉन्फर्ड अपॉन इट बाय इट्स एमओए। कॉन्फर्ड मतलब जो पावर्स उसके ऊपर छलकाई गई हैं, पावर्स जो उसको दी गई हैं, किसके द्वारा, बाय इट्स एमओए और बाय द प्रोविजंस ऑफ इट्स स्पेशल एक्ट। कंपनीज के ऊपर एक एक्ट लगता है जिसको बोलते हैं हम कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी अपने एमओए में जो लिखा है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, या जो कंपनीज एक्ट में लिखा है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ स्ट्रिक्टली पर्सनल नेचर, जैसे कि मैरिज। क्या एक कंपनी किसी से शादी कर सकती है, सोचो, नहीं ना। कभी तुमने सुना है रिलायंस डिजिटल लिमिटेड की शादी हो गई रिलायंस जियो के साथ, नहीं ना। तो मतलब एक कंपनी ऐसे काम नहीं कर सकती जो पर्सनल नेचर क्या है। क्या एक कंपनी को जेल भेज सकते हो, क्या कह सकते हो, एक कंपनी पागल हो गई, कंपनी का दिमाग घूम गया, अब एक कंपनी पागल खाने भर्ती हो गई है, नहीं ना। यानी कि जो काम, अच्छा कह सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सीए की डिग्री ले ली है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज सीए है, ले सकती है, यानी कि वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिग्रीज पढ़ाई नहीं कर सकती। तो जो भी पर्सनल नेचर जो एक इंसान ही कर सकता है वो चीजें कंपनी नहीं कर सकती, और दूसरी क्या नहीं कर सकती कंपनी, जो उसके एमओए में लिखा उसके बियॉन्ड नहीं कर सकती, या जो कंपनी में लिखा उसके बियॉन्ड जाके नहीं कर सकती। ठीक है, और यहां से हमारा चैप्टर फिनिश। इतना ही था हमारा चैप्टर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, बताओ कोई डाउट, कोई चीज पूछनी हो तो बताओ इस चैप्टर में, नहीं, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।